हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी चल रही थी हमारी यूनिट थर्ड का आज का हमारा पार्ट 4 होने वाला है और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज और थोड़ा बहुत जनरल ओवरव्यू हम नर्वस सिस्टम का भी लेंगे। और बाकी तो बच्चों को पता है नर्वस सिस्टम होता क्या है, कितने क्या टाइप्स का होता है, लेकिन फिर भी टॉपिक दिया हुआ है तो थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें जो है ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं। अब जो जैसे न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें एनाटॉमी अलग पढ़ना है और पैथोफिजियोलॉजी अलग पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, जाइए प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कीजिए कटारिया फार्मेसी। प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। वहां भी नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि एग्जाम्स काफी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स चल रहे हैं, काफी इसके आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मई जून जो डेट होती है एग्जाम्स की वो मई जून होती है। ठीक है, उस हिसाब से जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे तो उनका तो सेशन लेट चल रहा है, तो उनका तो वैसे नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन जो री वाले बच्चे हैं उनका सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए, सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या है? एक कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। एक तरीके से जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के तार लगे हुए होते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी के तार फैले हुए होते हैं और उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम और उस तार को हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, तो द न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। मतलब क्या करता है? ये कंप्लीट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मतलब काम करवाता है उनसे बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर करेगा और काम करवाएगा बॉडी से। कौन? नर्वस सिस्टम। बेसिकली दो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहुंचाता है मैसेज को। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का एक जटिल नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के माध्यम से शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है, डिविजन की बात करें तो सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, पी पेरिफेरल हमारा क्या करता है? रेगुलेट करता है नर्व्स आउटसाइड द सीएनएस। मतलब सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां से नर्व्स को हमारी कंप्लीट बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन प्लस स्पाइनल कोर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पीएनएस हमारा बेसिकली पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, नर्व आउटसाइड में नर्व्स को भेजता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है। देखिए ये पीएनएस के अंदर बेसिकली आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, हाँ तो चलिए ये बेसिक चीजें हो गई, हम ऑलरेडी इन चीजों को देख चुके हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ब्रेन एक सीपीयू है, अच्छी तरीके से जानते हैं। न्यूरॉन वायर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा केमिकल सिग्नल्स। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स में। ठीक है, इफ सिग्नल डिस्टर्ब, अगर सिग्नल डिस्टर्ब हुआ तो मतलब बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज होगी। ठीक है, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम डिजीज पे। हम पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, तो डिजीज देखेंगे, डिजीज कैसे हो रही है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, वो चीजें हमें समझनी है। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिर्गी का दौरा या दौरे आना, दौरे भी बोल सकते हैं एपिलेप्सी को। अगर कोई बच्चा नहीं जानता कि एक्चुअल में एपिलेप्सी क्या होती है, दौरे आना तो जानते हैं ना, अचानक होश नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, शरीर तड़पड़ाता है, हिलता है पूरा शरीर, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं एपिलेप्सी के अंदर। तो एपिलेप्सी इज ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by recurrent seizures due to abnormal excessive electrical activity in the brain। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, इंपल्स की सप्लाई होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अब नॉर्मल ज्यादा इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो भी जनरेट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उस कारण से हमारी बॉडी में ये चीजें देखने को मिलेगी। तो हिंदी में देखिए
मिर्गी एपिलेप्सी एक दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय गतिविधि के कारण बार बार दौरे आते हैं। दौरे को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स आते हैं बार बार अनियंत्रित इंपल्स के कारण। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो जनरलाइज कंप्लीट ब्रेन के अंदर ये होता है जिसमें टॉनिक क्लोनिक है, फुल बॉडी में जकड़न होगी, जर्क होगा। ठीक है, और एब्सेंस है स्टारिंग। ठीक है, स्टारिंग मतलब एक तरीके से एक जगह स्टक हो गया, ऐसे देखने लग गया पेशेंट जो भी है घूरने लग गया किसी को, तो वो एब्सेंस सीजर उसको हम बोलते हैं, एब्सेंस एपिलेप्सी। इसके अलावा फोकल टाइप की एपिलेप्सी भी होती है जिसमें जैसे वन एरिया बॉडी का कोई भी पार्ट है उसके अंदर ट्विचिंग होगी, मसल से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेन सेंसेशन, कहीं पे भी कोई मतलब समझ में ना आने वाला सेंसेशन हो सकता है। टिंगलिंग हो सकती है, टिंगलिंग समझते हैं, पिन जैसे चुभती है, ऐसा फील हो सकता है हैंड में, फीट में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी के। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कैसे होता है, जैसे ब्रेन है हमारा, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इंपल्स जनरेट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए गाबा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो ब्रेक सिस्टम का काम करता है, भाई इंपल्स को रोकने का काम है। अगर ये गाबा, ये ब्रेक फेल हो गया तो फिर इंपल्स अब नॉर्मल हो जाएंगे, एक्सेसिव इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे और वो दौरा करेंगे पेशेंट के अंदर, मतलब दौरा आएगा, सीजर्स आएंगे। ग्लूटामेट एसिलेटर है जो बढ़ाता है। ठीक है, तो ब्रेक फेल हो जाएंगे, एक्सेसिव फायरिंग होगी और सीजर्स आएंगे। तो ये समझने का है बेटा, बाकी आप नोट्स में देखेंगे तो बहुत अच्छे से नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। समझना है तो लेक्चर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे और ये शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सिम्टम्स की बात करें तो कन्वर्जन होगा, पागलपन जैसी कंडीशन होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है पेशेंट, कंफ्यूज हो सकता है पेशेंट। ठीक है, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ ड्रग्स है, फेनिटोइन है, वेल्प्रोएट है, सोडियम वेल्प्रोएट आता है इसके अंदर, कार्बामेजापाइन है, ये मेडिसिन बेसिकली प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब आता है हमारा पार्किंसन डिजीज। देखिए, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करने वाले हैं। तो काफी सारे बच्चे जो होते हैं इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एपिलेप्सी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है कोज बाय लॉस ऑफ डोपामिन लीडिंग टू ट्रेमर, रिजिडिटी एंड स्लो मूवमेंट। पार्किंसन में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन होता है, डोपामिन में अगर कमी आ गई तो हमारी बॉडी में ट्रेमर्स आएंगे, रिजिडिटी मतलब जकड़न होगी। ठीक है, मूवमेंट स्लो हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। ये किस डिजीज के अंदर है, पार्किंसन के अंदर। किसकी वजह से हुई, लॉस ऑफ डोपामिन। ठीक है, डोपामिन की कमी हो गई है। तो पार्किंसन रोग एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जिसमें डोपामिन की कमी के कारण कंपकपी होती है, जकड़न होती है और धीमी गति हो जाती है बॉडी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली जो डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन है वो एक दूसरे के लेवल को बैलेंस रखते हैं। इसमें यहां पे एक का भी लेवल बिगड़ा तो दिक्कत आएगी। हमारी बॉडी में होता है होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बैलेंसिंग कंडीशन होती है, ब्लड का पीएच 7.4 7.5 है, अगर कम हुआ अगर ज्यादा हुआ दोनों ही कंडीशन खराब होने वाली है। तो यहां पे डोपामिन का लेवल ज्यादा हुआ या एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा हुआ, दोनों ही हार्मफुल होने वाले हैं। तो डोपामिन डिक्रीज हो गया, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया और मूवमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। जैसे सिम्टम्स हैं, ट्रेमर होगा, रिजिडिटी, ठीक है, जकड़न होगी, कंपकपी होगी शरीर के अंदर, अकाइनेसिया मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, पोस्चरल इनएबिलिटी हो जाएगी, मतलब अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो गिव डोपामिन। अब भाई डोपामिन की कमी हो रही है तो डोपामिन वापस से दे दो, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा दो ड्रग्स हैं, दो एक साथ प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा सेलेजोलाइन भी है, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टीन भी है। ये कुछ मेडिसिन हैं जो पार्किंसन डिजीज के अंदर यूज की जाती है, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। डायरेक्ट यूज मत कर लेना कि आपको लगे कि सर मेरे ट्रेमर हो रहा है, रिजिडिटी हो रहा है, अकाइनेसिया भी हो रहा है, पोस्चरल इनएबिलिटी भी है, तो मैं क्या मेडिसिन ले सकता हूँ,
नहीं, विदाउट रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, अब बात करें स्ट्रोक। स्ट्रोक में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा CVA, क्या है? कार्डियोवेस्कुलर एट्रोफी, मतलब जो हमारा हार्ट ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं ना, तो ब्रेन में क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई जो है, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक इज ए सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई एंड रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। या तो ब्रेन के अंदर किसी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ गया है, या कोई नस फट गई है, ब्लड वेसल्स फट गया है, तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड नहीं सप्लाई हो पाएगा ब्रेन के अंदर। मान लीजिए कोई भी पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ठीक है, तो जो भी जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुकेगी, तो उस पार्ट का मान लीजिए काम है, मेमोरी है, आपकी स्टोरेज है वहां पे, ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता है वहां पे, और वहीं पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है। ठीक है, आपका नहीं, मतलब जिस पेशेंट की ये दिक्कत आएगी। ठीक है, खुद पे मत लेना इन चीजों को। काफी बच्चे सोचते हैं सर हमारे लिए क्यों बोल रहे हो, नहीं बेटा, आपके लिए नहीं है, ये चीजें है, समझाने के लिए है। टाइप्स की बात करें, जैसे एस्केमिक ब्लॉक, हेमोरेजिक ब्रस्ट, एस्केमिक हार्ट की वजह से, हेमोरेजिक मतलब कोई ब्लड लॉस हो गया है, कोई नस फट गई है, वहां पे ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है, एस्केमिक मतलब क्लोट बन गया है, हेमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग की वजह से हो गया है। तो दो टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ब्रेन नीड ऑक्सीजन लाइक पेट्रोल, भाई ब्रेन को जरूरत है ऑक्सीजन की, अपने काम को करने के लिए हमारी पूरी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ब्रेन सेल जो है डाई हो जाएगी, और जो सेल्स है काम कर रही थी वो काम नहीं कर पाएगी। सिम्टम्स हैं फेस ड्रॉपिंग, एक साइड में दिक्कत आ जाएगी, फेस ड्रॉप हो जाएगा, फेस काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सुन हो जाएगा, आर्म वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, जैसे पैरालिसिस जैसी कंडीशन इसी वजह से होती है। स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, बोल नहीं पाएगा पेशेंट। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, क्लोट डिसोल्वर, एक तरीके से ये दिया जाता है, एक्टिवेटर है। सर्जरी भी की जाती है ब्लीडिंग के केसेस के अंदर। ठीक है, फिजियोथेरेपी भी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एंजियोप्लास्टी भी की जाती है, काफी सारे ट्रीटमेंट है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक साइकोलॉजी से रिलेटेड, डिप्रेशन, एक वो आता है ना, एक मीम्स आता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग देखते होंगे तो, डिप्रेशन, वो वाला है ये डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, अपना मूड कैसा है उसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं। मूड खराब है अपना, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उदास उदास रह रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्रेशन। काफी बच्चों में आती है, खासकर लड़कियों के अंदर। ठीक है, लड़कों के अंदर भी आती है, बुरा मत मानना, लेकिन ये चीज नहीं है भाई। जिंदगी देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें इन चीजों से लड़ना है। ठीक है, एक दिन जरूर हम सक्सेस हो जाएंगे। डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर विच परसिस्टेंट सैडनेस, मतलब लंबे टाइम तक अगर कोई पर्सन सैड है, काफी जो भी एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी जो कुछ भी है, मतलब समाज सोसाइटी से दूर जा रहा है, बात नहीं कर रहा है किसी से, फैमिली से बात नहीं कर रहा है एटलीस्ट 2 वीक से, तो वो डिप्रेशन में है भाई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया। ठीक है, डिप्रेशन एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति लगातार उदासी और रुचि की कमी महसूस करता है। कोजेस की बात करें तो लो हैप्पी केमिकल्स, जो हैप्पी केमिकल्स है उसकी कमी हो गई है, जैसे सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज हो गया है, डोपामीन लेवल डिक्रीज हो गया। जैसे पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामीन लेवल डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही डिप्रेशन के अंदर भी डोपामीन, डोपामीन कहां से मिलता है, प्लेजर कहां से मिलता है, ठीक है, बाहर घूमने से, ठीक है, दोस्तों से मिलने से, मतलब ऐसा काम करना जो आपका मन बोले, तब जाके ये चीजें प्रूव होती हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो सैडनेस होगी, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगेगी, डिस्टर्ब स्लीप, नींद नहीं आएगी, थकान होगी, अटेंशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है किसी से, कंसंट्रेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी लेवल बिल्कुल डिक्रीज, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आएंगे। ठीक है,
तो इस चीज से बचिए, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है बेटा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ड्रग्स यूज होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में एग्जांपल है फ्लोक्सेटाइन, ठीक है। बाकी थेरेपी भी दी जाती है। आगे आता है सिजोफ्रेनिया, ये भी एक तरीके से डिप्रेशन एंजाइटी जैसा ही है। सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग थिंकिंग, सोच गड़बड़ा जाती है, परसेप्शन, सोचने की, समझने की, व्यवहार कैसे करना है, ये सारी चीजें, बिहेवियर चेंज हो जाता है सिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट का। सिजोफ्रेनिया गंभीर मानसिक रोग है जिसमें सोच, समझ और व्यवहार प्रभावित होता है। सिम्टम्स है पॉजिटिव, नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव की बात करें तो हेलुसिनेशन, पागलपन जैसी कंडीशन होगी, डिल्यूजन, भ्रम हो जाएगा, किसी भी चीज का भ्रम हो जाएगा, ठीक है, डिल्यूजन उसको बोलते हैं। नेगेटिव की बात करें तो कोई इमोशन उसके अंदर नहीं रहेगा, सोशल विड्रोवल, सोसाइटी से, फैमिली से कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसे पेशेंट को जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ है। कोजेस की बात करें, डोपामीन लेवल बढ़ गया हो। ट्रीटमेंट की बात करें, हैलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन ड्रग है, क्लोजापाइन है। मतलब मैंने बोला था ना, ये होम्योस्टेसिस होना चाहिए डोपामीन का भी, इतना ही होना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना। नीचे जाएगा पार्किंसन होगा, डिप्रेशन होगा, ऊपर जाएगा क्या होगा, सिजोफ्रेनिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी डिजीज एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फॉरगेट रिसेंट इवेंट, कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। रीजनिंग, रीजन जो भी डिसीजन लेना है कुछ भी नहीं पता है, डिक्रीज, इमोशनल चेंजेस हो जाएंगे, थिंकिंग जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें, डोनापेजिल मेडिसिन आती है, रिवास्टिगमाइन आती है, मेमेंटाइन आती है, ये कुछ मेडिसिन है जो सिजोफ्रेनिया के अंदर यूज होती है। तो ये हमारा कंप्लीट है नर्वस सिस्टम का, इतना ही टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टडी करने वाले हैं GIT, गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पैप्टिक अल्सर डिजीज है उसके अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो कोई भी डाउट है अगर किसी बच्चे को तो आप ऐसे से कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो भी दूर कर सकता है, कोई डाउट है वो भी दूर कर सकता है। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।